ओके, सो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी की। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो इम्यूनिटी डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अंडर कुछ सम कंडीशंस हमारी जो बॉडी में इम्यूनिटी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो उस साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज हो जाती है। ठीक है, जिसको हम इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये एलर्जीज़ और हाइपर सेंसिटिविटीज़ किस वजह से होती हैं, और ठीक है, और किस तरह की होती हैं। ठीक है, तो नंबर वन हमारे पास है डिलेड रिएक्शन एलर्जी। ठीक है, जो कि बेसिकली कॉज होती है बाय द एक्टिवेटेड टी सेल्स। ठीक है, एंटीबॉडीज से ये कॉज नहीं हो रही, ये हमारे पास टी सेल की वजह से हो रही है। अब होता क्या है कि हमारे पास एक पॉइज़न है, डेट इज़ आईवी। ठीक है, आईवी नाम का एक पॉइज़न है जो कि क्या होता है कि ये इट्सेल्फ तो इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो टी सेल्स इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं वो हमारी बॉडी में अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी कॉज हो जाती है। तो क्या करते हैं ये कि अब जैसे ही पॉइज़न आईवी जो है हमारी बॉडी में एंटर हुआ स्किन के किसी एरिया में, ठीक है, तो इसने क्या किया कि हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की फॉर्मेशन करवाई। ठीक है, स्टिमुलेट करवाया उसकी फॉर्मेशन को, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक एंटीजन है। ठीक है, अब टी सेल्स ठीक है, हमें पता है कि हमारी ब्लड में डिफ्यूज़ हुए। ठीक है, डिफ्यूज़ होने के बाद वो स्पेसिफिक एरिया पे आ गई। ठीक है, स्किन में आ गई। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू में ये स्टोर थे टी लिम्फोसाइट, उनसे ये टी सेल्स बने और लिम्फ से दैन ये ब्लड में, और ब्लड से उस स्पेसिफिक एरिया में आ गए। ठीक है, जहाँ पे ये पॉइजन था। इसके अलावा जो टी सेल्स बने थे उन्होंने सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये जो टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन के अलावा ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं कि एक तो ये हमारे पास जो है वो पॉइज़न आईवी के केस में क्या करते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं हमारी बॉडी में। और इसके अलावा ये जिन मैक्रोफेजेस को जो अपने लिम्फोकाइन से जो है वो स्टिमुलेट कर रहे थे ताकि वो स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटोसिस करें, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि इनको स्टिमुलस मैक्रोफेजेस को देते हैं एक्सटेंसिव इन्वेजन का। ठीक है, तो जो मैक्रोफेज है हमारे पास वो एक्सटेंसिव इन्वेजन करने लगते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में। ठीक है, उनकी एक्सटेंसिव जो हमारे पास इन्वेजन होती है उसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि फेगोसाइटोसिस उस स्पेसिफिक एरिया में स्टार्ट हो जाती है एंड दैट इज़ हार्मफुल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं जो टी सेल्स हैं, ठीक है, वो किस वजह से कर रही हैं कि जब हमारे पास पॉइजन आईवी का रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, अब रिपीटेड एक्सपोजर में हमें पता है कि एक बार जब किसी भी एंटीजन का अटैक होता है तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि अगले जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी स्ट्रांगली जो है वो रिएक्ट करती है। लेकिन इस केस में टी सेल जो है एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी जो है वो डेवलप कर लेते हैं, और इसके एक्सपोजर की केस में ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है मतलब कि अनडिज़ायरेबल सिचुएशंस प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसमें ये नॉर्मल से हट के क्या करते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रिलीज़ करवा देते हैं और एक्सटेंसिव इन्वेजन करवाते हैं मैक्रोफेजेस की। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास सीरियस टिश्यू डैमेज होता है। ज़ाहिरी बात है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हमारे लिए हार्मफुल है, और मैक्रोफेज भी वहाँ की जो है बहुत ज़्यादा फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टिश्यू डैमेज होगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो स्किन के रीजन में भी हो सकता है, इसके अलावा ये लंग्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, स्किन में तो हमारे पास ये सारी कंडीशन होगी। ठीक है, अगर पॉइजन आईवी जो है हमारे पास स्किन के रूट पे एंटर हुआ है तो ये सारी कंडीशन होगी। ठीक है, अगर इसी तरह जो है वो लंग्स में एंटर हो जाए तो सिंपली लंग्स में भी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करवाएगा, और मैक्रोफेजेस उनकी एक्सटेंसिव इन्वेजन करवाएगा डिफरेंट टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लंग एडिमा हो जाएगा। ठीक है, लंग एडिमा क्यों होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं इन द टिश्यू फ्लूइड, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है, लंग एडिमा हो रहा है। और इसके अलावा हमारे पास क्या हो रहा है, एस्थमेटिक अटैक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जो टॉक्सिन्स हैं, एक तो पॉइजन की वजह से भी, और दूसरा जो हमारे पास जो टी सेल्स हमारे पास जो सब्सटेंसेस रिलीज़ करवा रहा है उसकी वजह से हमारा जो ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है, उनके स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और वो जो है एक्सट्रीम जो है वो कफिंग होगी। ठीक है, हमारे पास, और एस्थमेटिक अटैक होगा, एस्थमा का अटैक होगा इन केस ऑफ, ठीक है, एयर बॉर्न एंटीजेंस अगर इसके हमारे पास एंटर हो गए तो। ओके,
अच्छा, दूसरी हमारे पास इसकी एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप है, दैट इज़ एटॉपिक एलर्जीज़। ठीक है, जो कि हमारे पास एसोसिएटेड है विद एक्सेस आईजीई एंटीबॉडीज़। ठीक है, एटॉपिक एलर्जीज़ कौन सी होती हैं? एटॉपिक बेसिकली एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है टू डेवलप एलर्जिक डिजीजेस। ठीक है, यानी कि ये एलर्जी टेंडेंसी जो है जेनेटिकली पास होती है फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब हमने बेसोफिल और मास्ट सेल को पढ़ा था, ठीक है, तो उनका में हमने ये पढ़ा था कि जो आईजीई एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम रिएजन भी कहते हैं, ठीक है, रिएजन या फिर सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इनकी स्पेसिफिकली क्या खसूसियत होती है कि ये एलर्जेंस के साथ बाइंड होती हैं। ठीक है, कोई एंटीजन अगर एलर्जन है तो वो उसके साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई एलर्जन आता है, ठीक है, तो वो आईजीई के साथ जो है वो बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, और फिर ये जो रिएजन और एलर्जन कॉम्प्लेक्स है, ये फर्दर हमारे पास मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और ये हमारे पास इनकी बेसिकली ये कैपेबिलिटी होती है कि 500,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ आईजी एंटीबॉडीज़ कैन बाइंड टू अ सिंगल मास्ट सेल और बेसोफिल। ठीक है ना, तो इनकी बेसिकली ये खसूसियत है। ठीक है, अब बाइंड करने के बाद ये क्या करवाता है कि ज़ाहिरी बात है जो बेसोफिल और मास्ट सेल हैं, ठीक है, उनके साथ जब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएजन एलर्जन का कॉम्प्लेक्स बाइंड कर दिया, फॉर एग्जांपल ये एक रिएजन एलर्जन कॉम्प्लेक्स है जो कि बेसोफिल और मास्ट सेल के साथ बाइंड हो गया। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास कि अब हमारे पास ज़ाहिरी बात है कि इनकी जो बेसोफिल और मास्ट सेल की सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, इनमें कुछ चेंजेस होंगी। ठीक है, चेंजेस की वजह से या तो ये जो है वो रप्चर भी हो सकते हैं। ठीक है, मोस्ट केस में जो है मोस्टली केसेस में ये रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, बट क्या होता है हमारे पास कि जो कुछ हमारे पास बेसोफिल और मास्ट सेल है वो क्या करते हैं, रिलीज़ करवाने लगते हैं कुछ स्पेशल जो हैं वो सब्सटेंसेस। ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हिस्टामीन आता है। ठीक है, प्रोटीएज आता है, इसके अलावा ब्रेडिकाइडिन है, सेरोटोनिन है। ठीक है, इसके अलावा स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस भी है। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस में बेसिकली क्या होता है कि ये एक्सट्रीम एलर्जिक रिएक्शन है इन रिस्पॉन्स टू एनी पॉइजन हो गया। ठीक है, या फिर किसी भी मेडिकेशन की वजह से भी ये एक्सट्रीम एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो एनाफाइलेक्सिस के केस में बेसिकली क्या होता है कि ल्यूकोट्राइन्स जो हैं वो हमारे पास रिलीज़ होती हैं। ठीक है, ये ल्यूकोट्राइन्स क्या हैं, ये हमारे पास अगेन ये भी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स ही हैं जो कि बॉडी रिलीज़ करती है इन कांटेक्ट विद एन एलर्जन, या फिर किसी भी एलर्जी हो गई है बॉडी में। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास ये जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं ये रिलीज़ करवाती है बेसोफिल या मास्ट सेल। ठीक है, इसके अलावा ओजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर। ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास जो है वो रिलीज़ करवा रही है। ओके, अब इससे बेसिकली क्या होता है, इन सारी सिक्रीशंस की वजह से हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं, बट मैं ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन सारी सिक्रीशंस की वजह से, ठीक है, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। ईसीएफ और एनसीएफ यानी इज़ोफिन कीमोटैक्टिक फैक्टर और जो हमारे पास न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है, इससे तो सिंपली हमारे पास जो ओजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, उनकी अट्रैक्शन होती है। ठीक है, अट्रैक्शन या कीमोटैक्सिस हम सिंपल कह सकते हैं, जो कि अट्रैक्ट करता है इज़िनोफिल और न्यूट्रोफिल को टू द स्पेसिफिक एरिया वेयर द एलर्जन हैज़ अटैक्ड। ठीक है, इसके अलावा ये वाले जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास डायलेशन करवाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स की, डेट इज़ वेजो डायलेशन। ठीक है, वही कॉमन स्टेप्स हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 34 में इन्फ्लेमेशन में भी पढ़े थे। और वैसे भी, ठीक है, जो हमारे पास मेन रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स के, वो इसी तरह से होते हैं कि सबसे पहले वेजो डायलेशन होगी ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो। ठीक है, और ये सब्सटेंसेस जो है हमारे पास जो बेसोफिल्स ने रिलीज़ किए हैं इन द ब्लड, ठीक है, मास्ट सेल जो हमारे पास टिश्यू में प्रेजेंट होता है वो टिश्यू से में उधर रिलीज़ करेगा। ठीक है, ताकि कि हमारे पास इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से जो सब्सटेंसेस हैं वो ईजिली जो है हमारे पास उस स्पेसिफिक एरिया में आ सके। ठीक है, ब्लड जब ज़्यादा फ्लो करता है तो ऑब्वियसली
अच्छा जी, लास्ट हम ये बात कर रहे थे कि वेज़ोडाइलेशन हो रही है, ठीक है, इन सब्सटेंसेस की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो तेज़ी से फ़्लो करेगा, जिसकी वजह से जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो ईज़िली रिलीज़ हो जाएंगे हमारी ब्लड कैपिलरी से टुवर्ड्स द टिश्यू जहाँ पे एलर्जन ने अटैक किया, ठीक है। अब वेज़ोडाइलेशन के बाद हमें पता है कि जो परमिएबिलिटी होती है कैपिलरी वॉल की, ब्लड वेसल की, वो भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और देन ये जो है वो इन्वेट कर जाते हैं टू द स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो स्मूथ मसल हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और उनकी कंस्ट्रक्शन किस वजह से हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि कोई भी एयर बॉर्न पार्टिकल है, ठीक है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गया है, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स में हमें पता है कि क्या होता है कि सर्कमफ्रेंशियल पैटर्न में स्मूथ मसल जो है वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बेसिकली ये क्या एयरवे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि मज़ीद कोई एलर्जन जो है वो एंटर ना हो सके, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस हमने कहा कि क्या होता है कि एक्सट्रीम एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो किसी भी पॉइज़न की वजह से हो सकते हैं, या किसी भी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकते हैं, या किसी वेनम की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। वेनम भी पॉइज़न को कहते हैं, जैसे किसी एनिमल का वेनम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्नेक का हमारे पास वेनम। अब इसमें भी सेम वही होगा हमारे पास कि जब भी कोई एलर्जन एंटर होगा, ठीक है, तो वो आईजी एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करेगा, एंड देन ये कॉम्प्लेक्स जो है बेज़ोफिल और मास्ट सेल के साथ कंबाइन करेगा, और हमारे पास ये सब्सटेंसेस रिलीज़ करेंगे, ठीक है। अब एनाफाइलेक्सिस में एक ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये हमारे पास जितने भी जो भी हमारी बॉडी में जितना वस्कुलर सिस्टम जहाँ जहाँ होता है वहाँ ये स्प्रेड कर सकती है, ठीक है, और डिफरेंट जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनमें भी ये स्प्रेड कर सकती है, ठीक है। तो अब इससे भी एनाफाइलेक्सिस में हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हिस्टामीन का होता है, जो कि बेज़ोफिल और मास्ट सेल से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो हिस्टामीन बेसिकली क्या करता है कि एक तो ये एडिमा कॉज़ करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे ही हमारे पास वेज़ोडाइलेशन होगी, ठीक है, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और क्या होगा हमारे पास कि जो फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है ना, वो क्या होगा कि सराउंडिंग टिश्यू में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, एडिमा का नाम देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ उस स्पेसिफिक रीजन की स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। देन ब्रोंकोस्पैज्म, ठीक है। अच्छा जी, ब्रोंकोस्पैज्म क्या होता है, अगेन वही क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, जिसकी वजह से स्वेयर जो है हमारे पास एस्थमेटिक अटैक भी हो सकता है, ठीक है। और हिस्टामीन इसमें कम रोल प्ले करता है। जो हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स हैं जो कि एनाफाइलेक्सिस में रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। ल्यूकोट्राइन्स अगेन हमारे पास क्या है कि इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं जो कि रिलीज़ होते हैं जब भी कोई एलर्जन एंटर होता है, ठीक है। तो ये मेनली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इन दी ब्रोंकोस्पैज्म, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो हिस्टामीन है वो म्यूकस सिक्रीशन को भी इंक्रीज़ करवाएगा, ठीक है। म्यूकस सिक्रीशन को किस वजह से इंक्रीज़ करा रहा है, ताकि वो जो एलर्जन है, ठीक है, उनकी एंट्री को और स्प्रेड को रोकने की कोशिश करे, ठीक है। तो हिस्टामीन की वजह से हमारे पास ये सारी कंडीशंस होती हैं। ज़ाहिरी बात है कि अब ये स्वेयर जब हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाएंगी, तो एक बंदे के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक या सर्कुलेटरी शॉक भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इसमें ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, प्लस एडिमा हो रहा है, ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है, म्यूकस सिक्रीशन भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या, सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इस केस में हमारे पास जो थोड़ा बहुत हेपेरिन भी रिलीज़ होता है टू काउंटर एक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ हिस्टामीन, बट वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि इसको पूरी तरह से जो है वो इसके रोल को डिमिनिश कर पाए, ठीक है। इसलिए हम एनाफाइलेक्सिस में जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं वो हम एपिनेफ्रीन की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि हिस्टामीन की रिलीज़ को कम करता है, ठीक है। देन हमारे पास यूटिकारिया। अच्छा जी, यूटिकारिया क्या होता है हमारे पास कि कोई भी जैसे रैशेस से बन जाना, ठीक है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों में किसी तंबूड़ी ने काट लिया होता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास कि वो जगह जहाँ पे तंबूड़ी का जो डंक होता है उसने काटा होता है, तो वो जगह पहले तो लाल लाल होती है, ठीक है, और उसके बाद वो स्वेल हो जाती है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है।
इसी तरह और भी कोई एलर्जी हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास मतलब यूटिकारिया के केस में जहाँ पे रैशेस बनते हों, ठीक है, तो रैशेस जहाँ पे ख़ास तौर पे बनते होंगे वो एरिया रेड हो जाता है और अक्सर उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। तो दिस इज़ बेसिकली नोन एज यूटिकारिया, ठीक है। अच्छा जी, ये एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस है। बेसिकली एनाफाइलेक्टॉइड जो हैं क्या होते हैं कि बेसिकली ये एनाफाइलेक्सिस ही की तरह होते हैं, यानी कि इनकी क्लिनिकल पिक्चर जो है वो एनाफाइलेक्सिस ही की तरह होता है। क्लिनिकल पिक्चर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम जो शो हो रहे होते हैं किसी भी डिजीज़ में, उसको हम क्लिनिकल पिक्चर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एडीमा, ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकस सिक्रीशन, ठीक है। तो मेनली हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनाफाइलेक्टॉइड में भी जो है वो देखे जाते हैं, बट एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन जो है आईजीई मीडिएटेड नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशंस की सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस की बेस पे होती है, ठीक है। इसमें आईजीई एंटीबॉडी का रोल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसमें अगेन हमारे पास पहले जो है वेज़ोडाइलेशन होगी, और इस केस में जो वेज़ोडाइलेशन होगी तो उस जगह पे रेड फ्लेयर यानी रेड कलर की अपीयरेंस वहाँ पे जो है वो हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो वो इसी वजह से दिखाई दे रही होती है कि जब भी कोई कीड़ा या इस तरह का कोई एलर्जन है जिसने अपने हार्मफुल सब्सटेंसेस उस स्पेसिफिक एरिया में रिलीज़ की हैं, ठीक है, तो उसकी बेसिकली ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जहाँ पे रिलीज़ किए होते हैं, ठीक है, और उस जगह पे वेज़ोडाइलेशन होती है तो रेड फ्लेयर सा जो है हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो स्वेलिंग होती है उस एरिया पे, उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइव्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा जो शहद की मक्खी के छत्ते होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के होते हैं उनको भी बी हाइव्स कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी मुनासबत से जो है वो हाइव्स का नाम दिया गया है, ठीक हो गया। और इस केस में यूटिकारिया के केस में हम अगेन जो है वो हाँ नहीं ठीक है, एंटी हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस के केस में हमने क्या एडमिनिस्टर किया था, एपिनेफ्रीन, ठीक है। और यूटिकारिया और आगे हे फीवर वगैरह में भी हम जो है एंटी हिस्टामिन ही रजिस्टर कर रहे होते हैं, एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। देन वी हैव हे फीवर। हे फीवर बेसिकली नोज़ में होता है, ठीक हो गया। अब होता क्या है इसमें कि कोई भी जो है एलर्जन एंटर हो गया हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, यानी इंस्पायर्ड एयर के थ्रू जो है वो एंटर हुआ है, तो नोज़ में ये क्या करेगा, जो इंट्रानेज़ल जो ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं ना, ठीक है, जो नोज़ में ब्लड कैपिलरीज़ होती है इंट्रानेज़ल, उनकी सबसे पहले क्या होगी, वेज़ोडाइलेशन होगी, ठीक है। वेज़ोडाइलेशन की वजह से वहाँ पे जो रैपिड फ्लूइड होगा वो लीक होगा इनटू द नेज़ल कैविटीज़, ठीक है। रैपिड फ्लूइड की लीकेज जब होगी नेज़ल कैविटीज़ में तो वहाँ पे स्वेलिंग देखी जाएगी, ठीक है, वो जगह ज़ाहिरी बात है कि सूज जाएगी। और अक्सर औकात वो सिक्रीटरी भी होती है, यानी सिक्रीटरी का मतलब है रनी, यानी कि अक्सर आप जैसे फ्लू में देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो म्यूकस एक्सेस होता है वो कॉन्टीन्यूसली आपकी नोज़ से जो एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली द सिक्रीटरी नोज़, ठीक है। तो ऐसे यही सिचुएशन इसमें भी है बेसिकली। और अगर हमारे पास जो एलर्जन है वो स्वेयर नोज़ में इरिटेशन करता है, ठीक है, फर्दर जो है हमारे पास ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखता है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो स्नीजिंग सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। स्नीजिंग सिंड्रोम यानी एक्सेसिव छींकें जो हैं हमारे पास आना शुरू होंगी पेशेंट में, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली हे फीवर, और हे फीवर में भी हम एंटी हिस्टामिन ही रजिस्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन इज़ द एज़्मा। एज़्मा में जैसे हमने पीछे जो है वो देखी हैं एलर्जीज़, ठीक है, उनमें बेसिकली जो मेन साइन सिम्टम थी उसमें एज़्मा भी इंक्लूडेड थी। क्यों? क्योंकि ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो एज़्मा बेसिकली यही है कि हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो, हम अलग से अब एज़्मा को देखें तो ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि स्मूथ मसल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं विच आर प्रेजेंट अराउंड दी ब्रोंक्यूल्स टू प्रोवाइड जो कि एयरवे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सेसिव जो है वो एयरवे रेजिस्टेंस की वजह से फिर सांस लेना पेशेंट का मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे एक्सट्रीम कफिंग हो जाती है। और आपने अक्सर देखा होगा एज़मा के पेशेंट्स में कि
क्या होता है कि कभी कभार उनकी जो खांसी है वो इतनी एक्सेसिव हो जाती है कि उनका मुंह जो है वो लाल पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है, डील करना कि इस तरह के पेशेंट्स की जो है मतलब कि उनको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही होती है। ज़ाहिर बात है कि ना उनको सांस आ रही होती है और वो सही से जो है वो ब्रीथ नहीं कर पा रही होती, ठीक है, एक्सेसिव कफिंग होती है। और इस केस में भी हम एंटीहिस्टामिन एडमिनिस्टर तो करते हैं, एंटीहिस्टामिन जो है वो पेशेंट को देते तो हैं, बट एज़मा के केस में इट इज़ नॉट मच इफ़ेक्टिव, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये देखा होगा कि बहुत से ऐसे नेज़ल स्प्रेज होते हैं, ठीक है, जो कि एज़मा के पेशेंट्स को दिए जाते हैं, ठीक हो गया। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, और यहाँ पे जो इम्यूनिटी का चैप्टर है वो भी एंड होता है।